बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल नहीं बतानी जो इस वक्त हम ट्विटर के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, बाकी दोस्त ट्विटर के ऊपर अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। लेकिन इसमें ओवरऑल बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, हालात किस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर खामोशी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, एक चीज़ आप इस बात का तो आप सब एतराफ़ कर रहे हैं कि अभी भी आप देखें कि 48 घंटे होने वाले कि ईरान जो है वो मुसलसल लड़ रहा है, मुसलसल और तने तनहा। कोई एक इस्लामी मुल्क उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जजीद है दुनिया का, अमेरिका और इसराइल, वो दो एटमी कुव्वतें हैं, वो मिलके 35-40 मुल्क उनके साथ हैं। और बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक भी, कई मुसलमान ममालिक भी उनके साथ हैं। 35-40 मुल्कों की ताकत एक तरफ, और दूसरी तरफ ईरान जो साल साल से बहुत पाबंदियाँ और वहाँ पे महंगाई, उनकी मुआशी जो सूरत हाल, उसके बावजूद जज्बा ईमानी के साथ अगर कोई एक मुल्क लड़ रहा है, कोई एक मुल्क जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ दिलो जान से खड़ा था तो और खड़ा है, तो वो ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, उसके बावजूद वहाँ पे वो जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी आप देखें कि वो चाहते तो वो डिग्गी में छुप के कहीं खुफिया मकाम पर जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो जिस जगह पे रह रहे थे वहीं पे थे, वहीं पे मीटिंग कर रहे थे और उनको शहीद कर दिया गया। और ये भी देखें कि आखिरी जो उनकी चंद तकरीर है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने इमाम हुसैन की मिसाल दी कि इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि आज हम भी, क्योंकि इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी यजीद जैसे की बैत नहीं करेंगे। और यही वो जुमला है जो आप इमरान खान साहब की ज़बानी भी सुनते हैं। तो खैर, ईरान की अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करे। गैरतमंद मुल्क, जुर्रत वाला, बहादुर, दलेर, गैरतमंद मुसलमान, वाकई जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक चलने वाला। बाकी तो मुसलमान ममालिक की हालत आपके सामने कि मुसलमान ममालिक ने अपने अड्डे दिए कि एक और मुसलमान मुल्क के ऊपर अमेरिका हमले करे, इसराइल हमले करे, और जिस तरह की पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल है। बाकी छोड़िए, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, अपने मुल्क के अंदर देख लीजिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जिस तरह से ट्रंप की तारीफ़ें करते रहे, जिस तरह से नोबेल प्राइज़ के लिए पहले नामज़द किया, अब दूसरी बार नामज़द किया, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की नामज़दगी है उसको दो मुल्कों ने, सिर्फ दो लोगों ने उसको पूरी दुनिया में से नामज़द किया हुआ है, एक नेतन्याहू ने और एक शहबाज शरीफ ने। इन दोनों ने ट्रंप को जो है वो नामज़द किया हुआ है नोबेल प्राइज़ के लिए। देखें, इमरान खान साहब ने मई 2022 में कहा था, ये उनका क्लिप बहुत वायरल है, उन्होंने कहा था कि अब ये अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका को कहेंगे कि हमारी मदद करो, हमें बचा लो, वरना इमरान खान हमें ले दे जाएगा। और फिर अमेरिकन को कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन कश्मीर को भूल जाओ, फ़लस्तीन को भूल जाओ, और गैरत को भूल जाओ, खुददारी को भूल जाओ, अपनी खुदी को भूल जाओ, ये तमाम चीज़ें भूल जाओ। और फिर वही हुआ जो इमरान खान ने मई 2022 में कहा था, आज आपके सामने है कि शहबाज शरीफ जिस तरह से जाके और ट्रंप की तारीफ़ें करते हैं, तो गो के करोड़ों पाकिस्तान के लोगों ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, उनको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। 17 सीटर वो पार्टी है, पाकिस्तान के 90% लोगों ने उनको मुसल्लत किया, लेकिन उनको मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन फिर भी एज ए पाकिस्तानी सर शर्म से झुक जाता है कि कौन बंदा है जो जाके और ट्रंप के सामने किस तरह से शोधी हरकतें कर रहा होता है। और इसी तरह से आप नून लीग की तो पॉलिसी वही है जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और उस वेंटिलेटर का स्विच जो है वो अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका ने उस स्विच बंद कर दिया तो हम बहसीत कौम मर जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। बाकी तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल इसलिए है कि इस वक्त एक तरफ ईरान के बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल कशीदा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, दूसरी तरफ जो है वो दूसरा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ईरान, वहाँ पे हालात कशीदा हैं। फिर इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी इनसिक्योर है। इंटरनल दहशतगर्दी की सूरत हाल आपके सामने है। महंगाई पहले आपके सामने है, पेट्रोल और डीजल अभी फिर इन्होंने बढ़ाए, परसों इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। और अब आगे क्योंकि इस वक्त ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर जा रही हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि ये हुकूमत पिछले 3-4 साल से जो पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस बढ़ा के अवाम पे जुल्म कर रही है, तो अब 2-3 महीने के लिए कोई थोड़ा सा अपनी जो करप्शन लूट मार है, अपना जो इनका पैसा है उसके ऊपर थोड़ा सा, अपने बैरूनी दौरों, जहाज़ों, अयाशियों के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले। और जो पेट्रोलियम लेवी है, जो इमरान खान के, जब इमरान खान गए थे तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल 12 से 14 रुपये थी पेट्रोलियम लेवी जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, और इस वक्त तो 80 से 84 रुपये है। बाकी टैक्सेस की मुझे तफसील नहीं पता। होना तो ये चाहिए था कि तुम अपने जो टैक्स ले रहे हो उस पर थोड़ी सी कट लगा दो। नहीं, अवाम के लिए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, मजीद बढ़ा देंगे। और उसकी एक और वजह है, देखें इस वक्त हुकूमत के आगे कोई नहीं है, हुकूमत के सामने कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन कहीं नहीं है। परसों पेट्रोल और डीजल बढ़े, बतौर अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने कोई बात नहीं की। आगे बढ़ने जा रहा है पेट्रोल और डीजल, तहरीक इंसाफ कोई बात नहीं कर रही कि इस हुकूमत के सामने खड़ी हो जाए। अवाम इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जितनी कीमतें पहुंच गई हैं और आगे ये जो हुकूमत बढ़ाने जा रही है, तो पीटीआई अटेम्प्ट तो करे कि थोड़ा सा लोगों को निकालने की कोशिश करे, लोगों को पांव पर खड़ा करने की कोशिश करे, लोगों को बताए कि भाई ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ा रहे हैं आलमी मार्केट में इतनी नहीं बढ़ती जितनी ये बढ़ा देते हैं, और ये कम हो सकती है, इस कीमत पर ही चले रोक सकते हैं अगर ये पेट्रोलियम लेवी कम कर दें। लेकिन अपोजिशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है हुकूमत के सामने, और जाके इनके खुले हुए हैं। अभी आप देख लें कि कल जो है वो कराची, इस्लामाबाद और जीबी
जो मजलिस बातुल मुस्लिमीन फिगर बता रही है वो कुल मिला के और 40 बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद हुए। 40, 9 उधर, 9 से 12, बल्कि कुछ तो 16 बता रहे हैं कराची में अमरीकियों ने फायरिंग की, डायरेक्ट फायरिंग की, वहाँ नौजवान जो हैं वो शहीद हुए। और इस्लामाबाद में शहादतें हुई, जो जीबी में शहादतें हुई, गिलगित में भी, स्कर्दू में भी, और जो या जो ज़ख्मी हैं उनकी तो तादादी ख़ास मालूम नहीं है। और इसी तरह से जीबी में तो कर्फ्यू नाफिज हो गया, कर्फ्यू लग गया है, 3 दिन के लिए कर्फ्यू है वहाँ पे। और इस वक्त इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद है। एक रास्ता सिर्फ वहाँ से भी जाना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इनको ख़तरा है कि कहीं पे इज्तिमाई जनाज़ों का ऐलान ना हो जाए रेड जोन के करीब, और इसलिए अमरीकी एम्बेसी को सिक्योर करने के लिए, कुछ और एम्बेसी को सिक्योर करने के लिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। इससे पहले जब तरलई इमाम बारगाह साने हुआ था तो उस वक्त कोशिश की गई थी कि इज्तिमाई जनाजे हों, डी चौक में हों। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की कोशिश थी, लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि मोहसिन नकवी ने उस इमाम बारगाह की इंतज़ामिया को मैनेज किया, वो मैनेज हो गए। और वो जो वहाँ की इमाम बारगाह है तरलई वाली, वो जिन लोगों के पास है वो वैसे भी प्रो गवर्नमेंट है, प्रो इस सिस्टम है, और उन्होंने इस हुकूमत के साथ मिलकर और बर वक्त जो शहीदों की बॉडीज़ थी वो उनके इलाकों में रवाना की। और मोहसिन नकवी ने उस इमाम बारगाह की इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया, और इस सिस्टम ने, इस निज़ाम ने यकीनी बनाया कि जो शहीद होने वाले हैं तरलई इमाम बारगाह में, उनके जनाजे डी चौक में ना हो सकें। अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि इस्लामाबाद में जो शहीद होने वाले हैं, और उसके लिए आपने देखा कि मोहसिन नकवी ने अहले तशय्यो के उन उलमा से मुलाकात की है जिनकी आवाम में तो कोई से नहीं है, कोई साख नहीं है, लोगों में कोई उनकी साख नहीं है, लोग उनको नहीं मानते, लेकिन खानापुरी के तौर पर कि देखें जी अहले तशय्यो हमारे साथ हैं और वो मोहसिन नकवी के साथ बैठे हैं, तो इसलिए उनको जो है वो उन लोगों को मोहसिन नकवी मिले हैं जो बड़े जल्दी मैनेज हो जाते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास या इन जैसे जो गैरतमंद जो लीडर्स हैं, उनको मोहसिन नकवी, वो ना तो मोहसिन नकवी से मिलते हैं, ना मोहसिन नकवी जैसों से मिलते हैं, ना इस निज़ाम से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निज़ाम क्या कर रहा है। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात किया है, कल से सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है, क्योंकि जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर पीस बोर्ड से बाहर आ जाए, और जो शहबाज शरीफ ने नामजद किया था इनको, ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले ले, और तीसरा मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज करने दे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, ना तो पाकिस्तान पीस बोर्ड से बाहर आएगा, ना पाकिस्तान नोबेल प्राइज़ की नामजदगी वापस लेगा, और मुजाहिरीन के साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त कशीदा है, क्योंकि आज जीबी में भी जनाजे होने हैं, इस्लामाबाद में भी जनाजा होना है। इस्लामाबाद में शायद डी चौक में तो जनाजा शायद ना करने दिया जाए, तो फिर जामे इमाम सादिक G9 में होगा, और इसी तरह से कराची में भी जनाजे होंगे। तो अब आगे अगर दोबारा कोई कॉल आ जाती है तो चीज़ें ज़ाहिर है बड़ी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सन 26 नवंबर हुआ, कोई नहीं इनसे पूछ सका, सन मुरीद को हुआ, कोई नहीं इनसे पूछ सका, कल हो गया, कोई नहीं इसको पूछ सका, इस निज़ाम को। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस निज़ाम के साथ है, और मैं अभी बताऊँगा आपको, जो नजम सेठी ने बातें की हैं वो भी आपको बताऊँगा। और यही वजह है कि जब तहरीक इंसाफ के जज्बाती कारकुन ये कहते हैं कि हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान के भी आखिरी 2 पैगाम ये हैं कि आपने डी चौक की तरफ नहीं आना, और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी ये समझती है बाहर, इस हद तक उनकी बात ठीक है कि अगर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो ये तो 1000 बंदा भी मार देंगे और कोई इनको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका इनके साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई है। अब अगर 2 हफ्ते यही मामला चलता रहता है, अफगानिस्तान के साथ ईरान का मामला चलता रहता है, तो क्या इमरान खान की सेहत के ऊपर तहरीक इंसाफ कोई बात नहीं करेगी? मैं वैसे एक अपडेट देख रहा था कि आज आली हमजा साहबा ने यह ऐलान किया है कि आज पूरे पंजाब के अंदर, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, तो उन्होंने कहा कि जो गायबाना नमाज जनाजा होगी आयतुल्लाह खामनेई शहीद की रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उसमें शरीक हों तहरीक इंसाफ के रहनुमा, टिकट होल्डर्स, MNAs, MPs और MNAs तो ज़ाहिर आज जॉइंट सेशन के लिए इस्लामाबाद में होंगे, जो शरीक हो सकते हैं तंजीमात। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कल से हम जो है वो एहतजाज शुरू करेंगे, अडयाला के बाहर भी जाएंगे, अदालतों के बाहर भी जाएंगे, और कल से हम मुकम्मल तौर पर फोकस रखेंगे इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर। लेकिन ये मामला सिर्फ आलिया हमजा साहबा के उस डोमेन का नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत के डोमेन का है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तहरीक इंसाफ के अंदर 2 इस वक्त सोचें हैं। एक सोच ये है कि क्योंकि इस वक्त ये सिस्टम बहुत फंसा हुआ है, एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसमें से पहले तशय्यो नहीं सुनी भी है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करने के लिए या उनके खिलाफ खड़े होने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं है, सुन्नी होना भी ज़रूरी नहीं है, मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है। तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जब ये सिस्टम फंसा हुआ है इंटरनली भी, रीजनली भी, बॉर्डर्स के ऊपर भी, तो हमें थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाहिए, एजिटेशन करनी चाहिए, और इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके ट्रीटमेंट है वो हो, उनके डॉक्टर्स को एक्सेस मिले, उनकी बहनों को एक्सेस मिले। एक राय तो ये है। दूसरी राय ये है कि नहीं, आप एजिटेशन करेंगे तो इनका ये इस वक्त, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये पहले से ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा, तो बेहतर है कि दबाव डरा के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डरा के, और कोई ना कोई इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट शुरू करवा दी जाए, उनकी बहनों को मिलवा दिया जाए, उनके डॉक्टर्स को मिलवा दिया जाए। अब इसमें से क्या अप्रोच तहरीक इंसाफ लेती है,
किस अप्रोच का क्या नतीजा आता है, ज़ाहिर है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मौजूदा सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब तक ना तो बहनों की रसाई है, ना डॉक्टर्स की रसाई है, ना ही रसाई दी जा रही है, ना ही कोई इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को कोई रियायत दी जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ इस सारी को अगर पहले ऑप्शन पे जाती है, नहीं जाती कि एजिटेशन नहीं करती, तो क्या वो लोग कल को कहेंगे कि हम दुरुस्त साबित हुए, जो इस वक्त कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई एजिटेशन कर लो, थोड़ा सा दबाव बढ़ा लो। और ज़रूरी नहीं है कि एजिटेशन से मुराद है कि आपने सड़कें बंद करनी है, आवाज़ तो उठाए। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोश है, ना जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ना फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, ना और इनकी नाकामी के ऊपर बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को हालांकि इमरान खान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, ईरान के ऊपर भी वाज़ेह है, अफगानिस्तान के ऊपर भी वाज़ेह है, अमेरिका के ऊपर भी वाज़ेह है, इसराइल के ऊपर भी वाज़ेह है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आती है। बहरहाल जी कुछ चीज़ें और हैं जिन पे हम अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। एक तो आज जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि आज बहरहाल यही देखना होगा कि जनाजे कब होते हैं और सूरत हाल क्या होती है। आज जॉइंट सेशन भी है, 3 बजे, उसमें किस तरह से प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब उसमें खिताब करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आते हैं। और उसकी एक वजह नज़र समझ भी आती है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ सऊदी अरब और यूएई खड़े हैं, इसलिए मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी दोनों वो बयानात तो देंगे। आज शायद मौलाना फजल रहमान वो जो है ना, कहते हैं ना कि बस तबाही कर देंगे तकरीर में, लेकिन सड़कों पर मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम, ये जमात इस्लामी बिल्कुल नहीं आएंगे। उसकी वजह सऊदी अरब और यूएई का ईरान के खिलाफ होना और इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े होना। तो ये दोनों जमातें जो हैं, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ही बहुत डिपेंडेंट है, और आगे चल के बताऊंगा नजम सेठी ने जो कहा है इसके ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर। लेकिन मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी तो खास तौर पर उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि किसी मामले में सऊदी अरब और यूएई कहीं और खड़े हों और मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएँ। तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इसीलिए आप देख लें कि ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करना हो या पीस बोर्ड में जाना हो, इसके ऊपर ना तो मौलाना फजल रहमान ने एजिटेशन की, ना ही जमात इस्लामी ने एजिटेशन की, क्योंकि इसमें उसकी वजह सऊदी अरब और यूएई हैं। और इस वक्त आप इस एक वजह यह भी है कि ईरान जो है वो अमरीकी अड्डों को खलीजी ममालिक में टारगेट कर रहा है। 27 अमरीकी अड्डों को टारगेट कर रहा है जो खलीजी ममालिक में हैं, जो अरब ममालिक में हैं, और इस वक्त खुल के इसराइल के साथ खड़े हैं, सऊदी अरब भी, यूएई भी, कतर भी, ये सब। और ईरान जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी गैरत के साथ हमले कर रहा है अमरीकी अड्डों पर। और दुबई में तो वो उन होटलों को, उन इमारतों को टारगेट कर रहा है जहाँ पे यूएई ने इसराइलियों को छुपा रखा है। तो ईरान तो बड़ी दलेरी और बहादुरी और गैरत के साथ जो है वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि नजम सेठी ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन्होंने दुनिया न्यूज़ पे गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्टैंड ले लेना चाहिए, तो पहले तो नजम सेठी ने कहा कि पीस बोर्ड जो है वो जंगी बोर्ड बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की तरफ फंसा हुआ है। पाकिस्तान गैर जानिबदाराना फैसले करके एक दिन नहीं गुजार सकता। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब पर डिपेंडेंट है, ये कहना है नजम सेठी का। फिर नजम सेठी ने ये दुनिया न्यूज़ पे बातें की हैं। उन्होंने कहा ये सोच जहन से निकाल दें कि आप आज़ाद हैं। अगर अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ईरान का साथ दें, क्योंकि हमारी मईशत अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब की मोहताज है। हम उनके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान तो एक अरब डॉलर के पीछे भागता है, इसलिए ये सोचना बंद करें कि हम ईरान के मामले में कोई आज़ादाना फैसला कर सकते हैं। अमेरिका, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ईरान को सपोर्ट करना खुदकुशी होगी। पाकिस्तान पहले अपने पाँव पर खड़ा होकर आज़ाद हो जाए और आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के काबिल हो जाए तो फिर कुछ सोचा जा सकता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं। नजम सेठी ने दो टोका है कि पाकिस्तान इस वक्त आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान मोहताज है सऊदी अरब, यूएई का और अमेरिका का। तो इसलिए मत सोचें कि पाकिस्तान ईरान के साथ जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ ही जाएगा। फिर नजम सेठी कहते हैं कि अच्छा, नजम सेठी के बाद अब बीबीसी ने बताया कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 31 में से 24 सूबों को निशाना बनाया। 200 जंगी जहाज़ों ने 500 अहदाफ पर बैक वक्त सैकड़ों जो है वो बम गिराए हैं। अंदाज़ा लगाएं, 500 मकामात पर सैकड़ों बम गिराए हैं। 31 में से 24 सूबों को टारगेट किया है। 200 जंगी जहाज़ थे। आलिया नाज़की ने बीबीसी पर बताया, उसके बावजूद ईरान अभी तक दलेरी से लड़ रहा है। फिर ये एक सहाफ़ी हैं और हरिंदर मिश्रा, इन्होंने बीबीसी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल के शहर बैत शम्स पर ईरानी हमले में कल 14 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जिससे 9 हलाकतें हुई। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने साथ ये भी बताया कि पहले तो ये होता है कि अलर्ट आते हैं और मोबाइलों के ऊपर इतने वो शोर होता है उस अलर्ट का कि आप जितने भी नींद में आप जाग जाते हैं, और अलर्ट्स में यही कहा जाता है कि फौरी तौर पर आप जो है वो शेल्टर्स में चले जाएं। और उन्होंने कहा मसला यह है कि ईरानी मिसाइल जब आगे शेल्टर के करीब गिरते हैं तो शेल्टर भी जाने नहीं बचा पाते और लोग मर जाते हैं इसराइल के अंदर जो शेल्टर्स में भी हों। इसी तरह से उन्होंने एक ईरानी ड्रोन
एक ईरानी ड्रोन ने कतर में $1 अरब मालियत की अमरीकी रडार सिस्टम को कतर में नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, इसी तरह से जफर नकवी साहब ये बता रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने पाबंदियां लगा दी अपने मुल्क के अंदर कि जब कोई ड्रोन या कोई मिसाइल आके लगेगा तो उसकी वीडियो कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आई और उससे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक को, कि जिस तरह से वहाँ जाके और ईरानी मिसाइल लग रहे हैं और तबाही कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से एक चीज़ और जो बहुत से तजज़ियाकार कह रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि दुबई का जो दिफाई सिस्टम है वो बहुत दबाव में है। अब अगर मजीद ड्रोन या मिसाइल मारेगा ईरान तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा दुबई के अंदर। दूसरा यह है कि तजज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अगर 10-12 दिन इसी तरह से ईरान मिसाइल और ड्रोन मारता रहा, ख़ासतौर पे यूएई में, तो यही अरब ममालिक जाके और घुटने टेक के और ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता तो वो नहीं मानता, पता नहीं किसी और चीज़ का वास्ता देंगे कि किसी तरह से जो है वो ये जंग रोको, वरना हमारी अब बस हो गई है। क्योंकि कल से सऊदी अरब ने तरदीद नहीं की, जो वाशिंगटन पोस्ट और दीगर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप हमला नहीं करना चाहते थे ईरान पर, लेकिन उनको 2 शख्सियात ने जो है वो तैयार किया, एक नेतन्याहू और दूसरे मोहम्मद बिन सलमान। इन दोनों ने ट्रंप को कहा कि आप फौरी तौर पर ईरान पर हमला करें, देर ना करें। तो इसके ऊपर सऊदी अरब ने बहरहाल अभी तक इसकी तरदीद नहीं की। इसी तरह से जो इसराइल में मुसलसल, वो कहते हैं, जो वहाँ से एक साफ़ी हैं बीबीसी के हरिंदर मिश्रा, वो कहते हैं इसराइल में मुसलसल जो है वो सायरन बज रहे हैं और हालात उन्होंने बताया है कि ठीक नहीं है। इसी तरह से अल्लामा शहनशाह नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि क्या पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तानी शहरियों को मारने पर खर्च होगा। उन्होंने बहुत सख्त इसके ऊपर रद्दअमल दिया है। जो कल 40 लोग जो हैं वो शहीद हुए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या कहा है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने यही मजम्मत किया है जिस तरह से जो है वो शहीद हुए हैं 40 मुजाहिरीन मुल्क भर में। अच्छा, ये अकबर नासिर जो IG इस्लामाबाद हुआ करता था, आजकल IG गिलगित बल्तिस्तान है, वो उसने बताया कि वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज हो गया और अब अकबर नासिर यहाँ पे पहले इस्लामाबाद में था, जुल्म जबर बर्बरियत की कई मिसालें उसने कायम की हैं, अब वो GB गया हुआ है। तो ये बहुत कम ऐसे किरदार पाकिस्तान के निज़ाम को मुयसर हैं और उन्हीं को हर जगह भेजा जाता है। अब जैसे इस्लामाबाद में पहले ये था, इसने बहुत जुल्म किया, अब इसको वहाँ भेजा गया है GB में। तो जिसने इस्लामाबाद में इतना कुछ किया तो वो GB में जाके क्या कर रहा होगा। तो इसी तरह से जनाब ये अच्छा फैसल हुसैन साहब जो हैं सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक ट्वीट किया, उस पर चले आते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल एक बताया गया कि जनाब पाकिस्तानी TV चैनल जो हैं उनको इसराइल ने पता नहीं उन पर साइबर अटैक करके उनको हैक कर लिया। ओ भाई, इसराइल और अमेरिका पाकिस्तानी TV चैनल्स को क्यों हैक करेंगे? कल मैं सुन रहा था जियो, 1 घंटा मैंने जियो को सुना, उसमें शहबाज शरीफ का मौक़िफ़, नेतन्याहू का मौक़िफ़, ट्रंप का मौक़िफ़, ईरान के दुश्मनों का मौक़िफ़, सबका मौक़िफ़ था। अगर नहीं था तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं था, जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने ऑफिशियल अपना रद्द-ए-अमल दिया नहीं था, तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मौक़िफ़ नहीं था। तो भाई पाकिस्तानी TV चैनल्स कौन सा जिहाद कर रहे हैं? पाकिस्तानी TV चैनल्स तो अमेरिका का अपना मीडिया ज़्यादा आज़ाद होगा पाकिस्तानी चैनल से, तो वो क्यों साइबर अटैक करेंगे पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर? ये एक ड्रामा था ताकि पाकिस्तानी TV चैनल्स की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनाई जाए, लोगों में थोड़ी सी इनकी हलचल बनाई जाए, लोगों में थोड़ा सा इनका वो थोड़ा सा एक ब्रांडिंग की जाए। इसके अलावा नहीं है। भाई पाकिस्तान के TV चैनल्स तो क्यों अमेरिका इनको या इसराइल देखें, अमेरिका और इसराइल को पाकिस्तान के TV चैनल से उतना ही खतरा है जितना शहबाज शरीफ से है। तो वो क्यों ऐसी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करेंगे, TV चैनल्स के खिलाफ साजिश करेंगे, जो वैसे ही वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। अच्छा, इसलिए मैंने कल ट्वीट किया था कि शुक्र है आप सोशल मीडिया, वरना कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद मुताला पाकिस्तान में लिख दिया जाता कि ओ जब ईरान की और इसराइल की अमेरिका की जंग हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तानी TV चैनल्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और बड़ी जहाद कर रहे थे और फिर साइबर अटैक हुआ था पाकिस्तानी TV चैनल्स के ऊपर, और फिर आने वाली नस्लें उस पर एतबार भी करती मुताला पाकिस्तान पर कि जी बड़ा उस वक्त पाकिस्तानी TV चैनल ने जहाद किया था। तो शुक्र है सोशल मीडिया सारी हकीकत लोगों को पता है। अच्छा, इसी तरह से एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक 27% अमरीकी ईरान पर हमलों की हिमायत करते हैं, 43% मुखालफत करते हैं, 30% गैर यकीनी का इज़हार करते हैं। तो अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए बड़ी एक मुश्किलात हैं। फिर देखिए आयतुल्ला ख़ामनेई की 14 माह की नवासी थी जिसे शहीद किया गया है, और शहीद करने वाला नोबल प्राइज़ के लिए नामजद है पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, जो आलमी जो है वो दहशतगर्द है। अच्छा, इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल बात नहीं हो रही, जो ये 150 से ज़्यादा बच्चियाँ जो शहीद हुई हैं ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका का जो हमला है उसमें। तो इसी तरह से देखें, कल समझ नहीं आई कि किस तरह से मुजाहिरीन को वहाँ तक जाने दिया गया, कौंसलेट तक जाने दिया गया, क्योंकि लाहौर में कल एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें बताया गया कि एक शिया रहनुमा बता रहे हैं कि किस तरह से वो जहाँ पे ऐलान कर रहे थे तो वहाँ पे तराने चल गए और उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो ये खदशा है कि कहीं ये तो नहीं है कि मॉब जो होता है, ज़ाहिर है जो मॉब होता है ना, जब लोग जज्बाती होते हैं तो 2-3 लोग अगर सामने आके उनको जज्बाती करके और आगे कहीं भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सारा किसी ने करवाया हो लोगों से। तो इसी तरह से
आखिर में बात कर लेते हैं फैसल हुसैन साहब के ट्वीट की, इसी से मिलता जुलता इसी मामले के ऊपर। वो कहते हैं कि अमरीकी कौंसल खाने पर कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हलाकतों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सिंध है। 9 नौजवानों की हलाकत कोई छोटा वाक़या नहीं है। ये नौजवान हुकूमत की नाअहली की भीड़ चढ़ गए। कौंसल खाने के सामने पुलिस का ना होना इंतहाई हैरत अंगेज़ अमल है। ये सूरत हाल तो वहाँ आम दिनों में नहीं होती, तो इतने तनाव और कशीदगी के माहौल में वहाँ पुलिस क्यों ना थी। दूसरी बात, रात गए मुजाहरे के हवाले से जो वीडियो सामने आई है उसने नए सवालात को जन्म दिया है। ऐसा वाज़े महसूस हो रहा है कि इस मुजाहरे में कुछ शरपसंद अनासर शामिल हुए जिन्होंने दीगर मुजाहरीन को उकसाया। इस हवाले से शिया तंजीमों को अपने तौर पर सख्त स्क्रूटनी और तहक़ीक़ात करनी चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। तो ये जनाब सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ और का बहुत इंतज़ार है, उस पर चले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो शिया जिनकी जो वो मजहबी शख्सियात जिनकी तकलीद करते हैं अहले तशय्युअ, उनकी जानिब से क्या कोई फतवा तो नहीं आ जाएगा जिहाद का अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर तेज़ी से सूरत हाल बिगड़ रही है, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ ना तो अमेरिका और इसराइल का नाम लेते हैं और मुजाहिरीन के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल कीमतें ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक 20 रुपये बढ़नी है तो 40 रुपये बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनका यह है कि जितना आवाम को बर्बाद कर सकते हो करो, जितना आवाम को तबाह कर सकते हो करो, जितना आवाम को लूट सकते हो लूटो, जितना लोगों का खून चूस सकते हो चूसो, अपनी कोई कुर्बानी नहीं देनी। ये आईनी अदालत के जजों की तनख्वाहें कम नहीं करनी, इनको और गाड़ियाँ देनी है। जस्टिस जाहिया खान को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पूरा नवाजना है, हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर को नवाजना है, हाई कोर्ट के दीगर जजेस को नवाजना है, अपने वजीरों की तनख्वाहें बढ़ानी है, चेयरमैन सेनेट की बढ़ानी है, स्पीकर की बढ़ानी है, वजीरों की तनख्वाहें बढ़ानी है, सेनेटर्स की बढ़ानी है, सब की अयाशियाँ, लूट मार, दौरे, हर चीज़ करनी है। आवाम को सुख का सांस जो है वो नहीं लेने देना। और आवाम ना तो खुद निकलती है और ना अपोजिशन आवाम की तर्जमानी इस वक्त तहरीक इंसाफ कर रही है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी कौम याद रखें। अलगनीम रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।